हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम 4 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए आप इसे हुरुन इंडिया परोपकारी सूची के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हुरुन इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। 2023 में देखिए इस सूची में परोपकार या दान के मामले में शिव नादर पहले स्थान पर रखे गए हैं। मतलब हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शिव नादर पहले स्थान पर हैं। अब ये है कौन? तो देखिए ये HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन हैं शिव नादर, जिन्होंने 2022-23 में कुल 2042 करोड़ रुपए का दान किया और इस दान के साथ हुरुन इंडिया की परोपकारी सूची 2023 में ये पहले स्थान पर आ गए हैं। अब शिव नादर के बाद देखिए विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं क्योंकि 2022-23 में अजीम प्रेम जी ने 1774 करोड़ रुपए का दान किया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिन्होंने 2022-23 में 376 करोड़ रुपए का दान किया। तो इस तरह से देखिए हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में जो टॉप 3 पर हैं उन्हें याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पर हो गए शिव नादर, दूसरे पर है अजीम प्रेम जी और तीसरे पर है मुकेश अंबानी। अब देखिए इस लिस्ट में अगर सबसे युवा दानवीर की बात करें तो ये जीरोधा के संस्थापक निखिल कामत हैं, जिन्होंने 2022-23 में 112 करोड़ रुपए का दान दिया और वो इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। अब देखिए इस लिस्ट की अगर हम बात करें कि एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 एक्चुअल में है क्या, तो इसे हुरुन इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति इंडिया में कौन हैं। तो पहले स्थान पर इस बार शिव नादर रखे गए, जो कि 2022 में भी इस लिस्ट में पहले स्थान पर थे। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि शिव नादर HCL इंडस्ट्रीज के फाउंडर और चेयरमैन के पद पर हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए केरल ज्योति पुरस्कार की बात करें तो ये केरल राज्य सरकार द्वारा वहाँ के जो नागरिक है, मूल निवासी है, उन्हें दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि 2023 में मलयालम साहित्यकार टी पद्मनाभन को दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा, केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया, जो कि देखिए मलयालम भाषा के एक बहुत ही फेमस साहित्यकार है। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही इन्हें केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर देखिए इसके अलावा केरल प्रभा पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जो कि केरल में 2 लोगों को दिया गया। कौन कौन हैं? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी को उनके सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा केरल के ही नटराज कृष्ण मूर्ति को सिविल सेवा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए केरल सरकार के द्वारा केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाते हैं केरल प्रभा पुरस्कार, जो कि 2 व्यक्तियों को दिए गए, और केरल ज्योति पुरस्कार, जो कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह मलयालम साहित्यकार टी पद्मनाभन को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए केरल ज्योति पुरस्कार के बारे में ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत इसकी देखिए राज्य में 2021 में की गई थी। 2023 में यह टी पद्मनाभन को दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सॉफ्टवेयर किसके द्वारा तैयार किया गया, पहले तो ये याद रखिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया है, जिसका पूर्ण रूप इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट इनकोर का पूर्ण रूप है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में उम्मीदवार और चुनावों के उचित प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए इनकोर सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने डेवलप किया है। अब यहाँ पर देखिए ये समझिए कि सॉफ्टवेयर करने क्या वाला है। तो देखिए देश में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए कैंडिडेट के नॉमिनेशन, वोट काउंटिंग, रिजल्ट और डेटा मैनेजमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। तो इनकोर सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा डेवलप किया गया, जिसका पूर्ण रूप इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट है। अब देखिए नेशनल इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ।
आप सभी जानते हैं कि यह देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए उत्तरदायी संस्था है। भारत में इस संस्था का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। इस संस्था में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनमें से वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर राजीव कुमार है और अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के प्रावधान निर्वाचन से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी रही है और राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आप सभी ने काफी बार नाम सुना होगा। यह देश का एक सेंट्रल बैंक है फ्रेंड्स, जो कि देश में सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। भारत की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का काम भी भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसके अलावा भारत में जो नोट छापे जाते हैं, जो मुद्रा छापी जाती है, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के ही कंट्रोल में है। तो ऑल ओवर देखें तो ये भारत का एक सेंट्रल बैंक है। हाल ही में इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए मनोरंजन मिश्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो आरबीआई में इनके पास 3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, जैसे इन्फोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। ये 3 विभाग है जिसका काम मनोरंजन मिश्रा आरबीआई में संभालने वाले हैं। तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर मनोरंजन मिश्रा को हाल ही में नियुक्त किया गया। आरबीआई के बारे में सारी डिटेल वैसे हमने डिस्कस कर ली, पर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसके बाद आइए, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? देखिए यहाँ पर हम केमन द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF के नाम से जाना जाता है, इसने केमन द्वीप समूह को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। अब इसकी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट को हम बाद में समझेंगे। अभी केवल इतना याद रख लीजिए कि केमन द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। केमन द्वीप समूह के अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया इन देशों को भी ग्रे सूची से बाहर किया है और इसके अलावा बुल्गारिया को FATF ने अपनी ग्रे सूची में शामिल किया है। अब यहाँ पर हम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रे लिस्ट में उन देशों को या उन प्लेसेस को शामिल किया जाता है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माने जाते हैं। तो ऐसे देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है। काम वही है, फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करने वाले जो स्थल हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन कामों में इन्वॉल्व होती है और मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी फंडिंग को समर्थन देती है। तो इस तरह से ग्रे लिस्ट, जब प्लेस पर डाउट होता है, पर्टिकुलर प्लेस पर गवर्नमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है या टेरर फंडिंग में लिप्त है कि नहीं, तो ऐसे प्लेस को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और ब्लैक लिस्ट में ऐसे प्लेसेस या देश जहां पर गवर्नमेंट भी इन कामों में इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे देशों को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो जिस केमन द्वीप समूह की बात हुई है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। अब देखिए इस संस्था की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फ्रेंड्स, जो कि पूरे विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों की वित्तीय सहयोग को रोकने के लिए कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 1989 में की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है और भारत की बात करें तो यह 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर बना था। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है या फिर ब्लैक लिस्ट क्या है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में।
हम एशिया महाद्वीप के देश चाइना को डिस्कस कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल देखिए बीजिंग है, भारत का भी पड़ोसी देश है, और रेनमिन भी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। इसके अलावा युआन भी यहाँ की करेंसी में गिनी जाती है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देश थोड़े से ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा। अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम, ये सभी चाइना के पड़ोसी देश हैं। चाइना में वर्तमान में 57 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें पिंगयाओ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टूसी साइट और माउंट वुताई शामिल है। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के मध्य में स्थित है। चीन कोयले का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। तकलामकान मरुस्थल और कुनलुन पर्वत चाइना में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट इसे काट दीजिए क्योंकि ये नेपाल में स्थित है, करेक्ट कर लीजिएगा। यांगसी नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है चाइना की। मैकमोहन रेखा या LAC भारत और चीन की बॉर्डर को कहा जाता है। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चाइना से लगती है। मतलब ये ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये है एशिया महाद्वीप का देश चीन, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है ये नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए प्लेटफॉर्म के नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड की जाएगी। पूरे देश में उनके पास वो एक ही ID होगी जिस पर उनका पूरा डेटा अवेलेबल होगा। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। पूरे देश में जितने भी डॉक्टर हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत उन्हें 2024 तक एक यूनिक ID प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें उनसे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, कोर्स की ट्रेनिंग और उनके पास जो लाइसेंस है उससे संबंधित सभी जानकारी एक आम आदमी इस प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकेगा। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का काम। अब यहाँ पर देखिए हम नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक आयोग है, जो कि देखिए पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे 25 सितंबर 2020 को नाम चेंज करके नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया। पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम, रेगुलेट करने का काम नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा किया जाता है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को भी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्लासिकल सिंगर थी फ्रेंड्स, शास्त्रीय गायन से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। लीला ओमचेरी कहाँ से बिलोंग करती है इसकी बात करें तो इनका जन्म देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 1991 में इन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो लीला ओमचेरी जो कि एक शास्त्रीय गायिका है फ्रेंड्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए केरल गवर्नमेंट के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वहां का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम है एजुथाचन पुरस्कार, जो कि देखिए 2023 में हाल ही में SK वसंतम को दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। केरल के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान SK वसंतन को हाल ही में केरल सरकार द्वारा एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य में इनके योगदान के कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं देखिए काफी फेमस है फ्रेंड्स, चरित्र निघंडु, नम्मल नदन्ना वाजिकल, ये सभी SK वसंतन की रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एजुथाचन पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो ये केरल राज्य का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि केरल साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल साहित्य में योगदान देने के लिए अलग अलग हस्तियों को दिया जाता है। एजुथाचन जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है फ्रेंड्स, ये मलयालम भाषा के या मलयालम साहित्य के जनक माने जाते हैं। मलयालम भाषा में इनका काफी ऊंचा ओहदा है। इन्हीं के नाम पर एजुथाचन पुरस्कार 1993 में केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। 2023 में यह पुरस्कार एस.के. वसंथन को दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव दिवस के मौके पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज को मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें भारत का गुजरात राज्य मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहले स्थान पर रहा है। यह पुरस्कार हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदान किए गए। पहले स्थान पर मेरी माटी मेरा अभियान में पहले स्थान पर जो स्टेट है वो गुजरात है। सेकेंड पर संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रही है। ये तो हो गई देखिए राज्यों की बात। अगर मिनिस्ट्रीज की बात करें कि मंत्रालयों में ये पुरस्कार किसे दिए गए, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान में जो पहला पुरस्कार मिनिस्ट्री को दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दिया गया है और सेकेंड नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भारत में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उत्सव में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। आंसर ए हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो कर्नाटक में युवाओं में जो हार्ट अटैक के मामले हैं बढ़ते हुए, उन्हें कम करने के उद्देश्य से, उसके लिए उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की है। इस योजना को देखिए पूरे कर्नाटक में 85 स्वास्थ्य केंद्रों पर लागू किया जाएगा और इन्हें इस समय स्पोक सेंटर के नाम से पुकारा जाएगा। तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, जो कि युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कम करने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई, ये कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 4 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम कल के सेशन की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों के फेस्टिवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। माता खीर भवानी मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाता है। गोपालगंज बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सिक्किम में घूमचू महोत्सव, गुजरात में माधवपुर मेला और असम में रोंगाली और बोगाही बुहू का आयोजन किया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेला और गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव और दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। 2023 में 4th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। माघी मेला, बैशाखी मेला और झिंगा मेला पंजाब राज्य में आयोजित किया गया। लास्ट देखिए, गान नगई त्योहार और योशांग उत्सव मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का स्टेच्यू हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित किया गया। पारुमला पेरुन्नल उत्सव दक्षिण भारतीय राज्य केरल का प्रमुख त्योहार है। हाल ही में ओडिशा में अवोस मोटला जीव की प्रजाति खोजी गई है, जो कि मछली की एक प्रजाति है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया। भेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया। रश्मि रंजन स्वैन हाल ही में जम्मू कश्मीर की नई डीजीपी नियुक्त की गई है। प्रोजेक्ट कुश, जो कि भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही है। आगे आइए, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड शाहीन अफरीदी ने अपने नाम किया। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 एआई को चुना है। तो ये ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्राचीन पुस्तक है इंडिका, काफ़ी फेमस है इतिहास में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है।